अवनीश पी एन शर्मा का नमस्कार। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जो मूलतः रचनाकार हैं, लेखक हैं, लेकिन साथ ही साथ 4 से भी ज़्यादा दशकों से पत्रकारिता का विशाल अनुभव और ऐसी बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं जो कि मीडिया में आने से बच गई, अखबारों में लिखे जाने से बच गई हैं, उसके ज्ञाता जिसको आज की पीढ़ी इनसाइड स्टोरी के नाम से जाना करती है, ऐसे आदरणीय श्री दयानंद पांडे जी का स्वागत है। दादा, आप तो राजनीति के, आपके जो रचनात्मक लेखन है, चाहे वो सिनेमा हो चाहे साहित्य हो, कविताएं भी आपने लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत भी आपने लिखे हैं, और लोक जीवन, लोक संस्कृति के बारे में कितना कुछ आपने लिखा है। एक पाठक के रूप में बहुत थोड़ा सा अंश उसका पढ़ पाया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर केवल पत्रकारिता के क्षेत्र को कहा जाए तो 70 के दशक से शुरू होके और अब तक जरूर पत्रकारिता आपकी एक आजीविका रही है, लेकिन उससे ज़्यादा आपने राजनीतिक पत्रकारिता का एक इंसाइक्लोपीडिया, अगर अपने राष्ट्र इंडिया के जो नए दर्शक हैं, जो नई उम्र के दर्शक हैं, आप स्वयं हैं, ऐसी तमाम घटनाएं जो कि जिनका दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 20-25 दिनों पहले से लेकर और अभी तक गाहे बगाहे, हालांकि उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो कुछ भी एक घटनाक्रम चल रहा है, एक राजनीतिक अस्थिरता, कभी नेतृत्व पर, कभी सत्ता और संगठन के बीच, कभी मंत्रिमंडल को लेकर, कभी सरकार के कामकाज को लेकर, कभी स्वयं मुख्यमंत्री जी को ही लेकर, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तमाम गफलतें पैदा करने का प्रयास, या मैं प्रयास उसे कहूँ, या उसके पीछे भी कुछ हकीकत है? कोई हकीकत नहीं है। जो लोग योगी और मोदी के बीच मतभेद या मनभेद ढूंढते हैं, उनके बचपने पर, उनकी नादानी पर, उनकी मूर्खता पर तरस आता है। देखिए, मोदी और योगी दोनों एक ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू, बस एक चित है एक पट है, सिक्का एक है, दोनों का मकसद एक है, दोनों की सोच एक है, विचार एक है, विचारधारा एक है, दोनों ही मतलब तब से आए हैं। आप मोदी का परिवार देख लीजिए और योगी का परिवार देख लीजिए, दोनों को भूल जाइए, सिर्फ दोनों के परिवार को देख लीजिए। दोनों के परिवार अब भी वही हैं जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे या वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी जहाँ थे आज भी वही हैं। एक पैसे की मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी कोई आर्थिक वृद्धि या समृद्धि नहीं हुई है जी। तो ये आसान नहीं है। आज की तारीख में एक ब्लॉक प्रमुख, एक ग्राम प्रधान, मतलब ग्राम प्रधान होते ही स्कॉर्पियो से चलने लगता है। बिल्कुल। और सोचिए कि इनके पास, इनकी माँ ऑटो से चलती, मोदी की जी। योगी की बहन आज भी फूल बेचती है मंदिर में, वो भी एक छोटे से मंदिर में। ये आसान है क्या? मुख्यमंत्री छोड़ दिए, योगी जी जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, उसके पहले वहाँ संत थे और बाद में अवैधनाथ जी के बाद महंत हुए। वो गोरखनाथ मंदिर का ही अरबों का साम्राज्य है, अरबों की बात करो, अरबों का साम्राज्य है उनका गोरखनाथ मंदिर का। और फिर 5 बार मुख्यमंत्री होने पहले 5 बार MP रहे हो। अगर चाहते ज़रा सा भी एक पैसे की भी व्यवस्था करना, अपने कम से कम अपने परिवार का रहन सहन तो बेहतर कर ही सकते थे। एक जीवन व्यवस्था उनके जो है एक तरह से आजीविका के तौर पर या किसी और तौर पर एक रहन सहन का स्तर आप ठीक कर सकते थे। बिल्कुल। योगी ने नहीं किया, क्योंकि वो योगी हैं, वो घर के लिए योगी नहीं बने जी, वो समाज के लिए योगी बने। तो अगर भाई उनका कहीं सिपाही है या बहन अभी फूल बेचती है या उनके पास एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, जबकि गोरखनाथ मंदिर में खैर अरबों का साम्राज्य उनका, बिल्कुल एक पैसा नहीं उन्होंने अपने परिवार को लेने दिया। चाहते MP थे 5 बार के, और शक्तिशाली MP थे, कोई छोटे मोटे गुमनाम MP नहीं थे जी। अलग से पहचाने जाते थे, किसी अफसर से ही, किसी कार्यकर्ता से कहते थे तो भैया हमारे परिवार को जरा देख लो, तो वही उनके जीवन स्तर को ठीक कर देता जी। ऐसा नहीं किया उन्होंने। मोदी ने भी किया है। मोदी की माँ आज भी छोटे से कमरे में रहती हैं, उनके भाई साहब अभी छोटे छोटे काम करते हैं, और उनके लिए कहीं कोई, आज भी वो सरकारी अस्पताल, लोग हंसी उड़ाते हैं कि सरकारी अस्पताल में बताइए इलाज कराती हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही तपस्वी लोग हैं और
चाणक्य जैसे कुटिया में रहते थे उसी तरह ये लोग। हमने तो पाया है कि योगी जी अब बहुत सामान्य बिस्तर पर सोते हैं, और मोदी के लिए भी सुना है बहुत सामान्य बिस्तर पर सोते हैं। बहुत रहन सहन उनका बतौर मुख्यमंत्री या बतौर प्रधानमंत्री भी कोई बहुत उस तरह का नहीं है जीवन शैली उनकी। तो दोनों एक ही मतलब योगी ही है, वो भी मोदी भी और ये भी योगी है, ये तो नाम से भी योगी है। और अच्छा योगी आदित्यनाथ के साथ क्या है, बार बार बिष्ट विष्णु को लोग कहते हैं, बिष्ट बताते इसलिए कि वो ठाकुर है, ये बताने के लिए, ठाकुरवाद के लिए बताते हैं। वो नहीं जानते कि जब आदमी संन्यास ले लेता तो ठाकुर नहीं रह जाता, ब्राह्मण नहीं रह जाता, कुछ और नहीं रह जाता जी। वो सिर्फ सन्यासी होता है, वो सन्यासी है। अच्छा लोग कहते हैं कि सन्यासी का राजपाट से क्या लेना देना। बहुत सारे सन्यासी राजाओं ने राजपाट किया है और बहुत सारे राजपाट संभाले हुए लोग सन्यासी बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ की परंपरा से आते हैं, और नाथ परंपरा जो है उसमें गोरखनाथ, अच्छा गोरखनाथ जान लीजिए कि सन्यासी योगी तो है ही है, वो बहुत बड़े कवि भी हैं जी। और उनका एक पद है कि मरो मरण है मीठा। मरो मरण है मीठा मतलब अपने अहंकार को मारिए जी। योगी मतलब गोरखनाथ ये कहते हैं। और गोरख जिसे आप मीरा को सुनते हैं, कबीर को सुनते हैं, आप नानक को सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये नानक, कबीर, ये रैदास, ये मीरा, आप जानते कौन है? ये गोरख की शाखाएं हैं। ये सब नाथ संप्रदाय, इवन मोहम्मद जायसी जी जी वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय के कवि हो मोहम्मद जायसी जो जिन्होंने पद्मावती की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये नाथ संप्रदाय से आती है। मीरा भी, कबीर भी, ये नानक भी, रैदास, ये सब नाथ बहुत सारे, और उन्होंने गोरख से सीखा है कविता जी। और वो उनको लोग जानते हैं। कारण क्या है कि गोरख कहा जाता है कि अनगढ़ हीरा है, उनको आप पहचान नहीं सकते, उन्होंने प्रचार नहीं देखा और जनता के बीच में वो, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि हुए हैं अज्ञे जी, उनको कहा जाता है वो कवियों के कवि हैं। इसी तरह अपने समय में गोरख, और अपने समय में आज भी गोरख को आप पढ़िए तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। तो गोरख भी कवियों के कवि हैं, योगियों के योगी हैं। तो गोरख नाथ की जो परंपरा है वो नाथ परंपरा है, और उसमें कहीं कोई झुकाव नहीं है, कहीं कोई दुराव नहीं है, और सबको साथ लेकर चलने की बात नाथ संप्रदाय में आती नहीं कि वो फला संप्रदाय का, ढेकाने संप्रदाय का तो नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। इवन बुद्ध की बात करूं मैं, बुद्ध कहते थे कई बार कि आप मुझे छोड़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, आप मेरे विचारों से समझ तो ठीक है, आप मेरे विचारों को, मेरी बातों को समझ गए तो आप बढ़िया किसी और विचार की हो, ये नहीं कि मेरे ही पास आप खूटा बांध के बनिए। गोरखनाथ भी यही कहते हैं। गोरखनाथ का साहित्य इतना विपुल साहित्य है, उनका योग इतना विपुल है, उनका जो संन्यास है इतना ज़्यादा एक तरह से विस्तृत है, उसका कोई हिसाब नहीं है। आप लोग जानते होंगे एक राजा हुए भरथरी जी। भरथरी राजा का एक किस्सा ये है कि एक बार वो वो बहुत ही लोक कल्याणकारी राजा के रूप में जाने गए राजा भरथरी, नहीं बाद में वो सन्यासी हो गए। सन्यासी क्यों, उसका एक किस्सा है, और सन्यासी क्या हुए, गोरखनाथ के शिष्य बने हुए। तो किस्सा यह है कि एक बार उनको किसी सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि इस फल को आप खा लीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा उम्र पाइएगा और स्वस्थ रहिएगा। उनको लगा कि राजा हमारा अच्छा है, उस सन्यासी को, तो इसको जितना ज़्यादा स्वस्थ रहे, जितना ज़्यादा उम्र है वो अच्छा है जी। राजा फल लेकर आए और उनको लगा कि हम ही फल खा लें तो क्या है, इससे बेहतर है कि रानी को दे दें, रानी युवा बनी रहेंगी, हम भी युवा बने रहेंगे। और रानी को बहुत प्यार करते थे अपने, तो रानी को वो फल दे दिया उन्होंने और रानी से बताया कि तुम इसको खाओ और हमारे जीवन में उन्नति का रास्ता बनो। रानी ने फल रख लिया। रानी उस वक्त ऑलरेडी एक घुड़सवार के साथ प्रेम में थी। रानी को लगा कि हम ये फल क्यों खाएं, अपने प्रेमी को खिला दें। उस प्रेमी ने, उन्होंने उस फल को प्रेमी को दे दिया। प्रेमी ने फल लिया। अब रानी प्रेम करती थी राजा भरथरी की उस घुड़सवार से, घुड़सवार लेकिन किसी एक तवायफ के पास, वो उससे प्रेम करता, तो उसको लगा कि हम क्यों खाएं इसको। फिर उसने उस तवायफ को ले आके उस फल को दिया, कहा कि तुम खाओ, हमेशा जवान बनी रहोगी, मेरे काम आओगी। तवायफ को लगा कि मैं क्यों खाऊं, मेरा राजा इतना अच्छा है, राजा को ही ये फल देना चाहिए। तो सन्यासी ने जो फल दिया था, तवायफ से भी घूमते घूमते वो फल भरथरी के पास आ गया फिर वापस। तो उन्होंने पूछा उससे कि तुमको ये फल कहाँ से मिल गया। तो उसने कहा नहीं, बस आप फल लीजिए और इसको ग्रहण कीजिए और
आप हमारे राज्य को अच्छा चला रहे, सब कुछ करिए। फिर भी उन्होंने पता किया तो फिर पता चला कि तवायफ को घुड़सवार दे दिया और घुड़सवार को रानी दे दिया। सोचिए कि एक सन्यासी भी चाहता है कि एक राजा अच्छा बना रहे, बिल्कुल, और एक तवायफ भी चाहती है कि राजा हमारा बना रहे। दोनों दो ध्रुव हैं। और फिर भर्तरी को जब ये पता चला कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, तो उनको लगा कि ये राजपाट तो बेकार है, किसी काम का नहीं है जी। और फिर उन्होंने राजपाट त्याग दिया, उन्होंने रानी सब त्याग दिया। उन्होंने कहा कि किसी के काम का कोई नहीं है, और वो सन्यासी हो गए। और सन्यासी होके भी वो बाबा गोरखनाथ की शरण में पहुँचे। आप जाइए कभी चुनार का जो किला है, एक्चुअली वहीं वो तपस्या करते थे राजा भर्तरी बतौर सन्यासी। तो चूंकि उनका राजपाट बहुत बड़ा था, तो उनके भाई उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा, बहुत समझाने उन्होंने कहा नहीं, अब मैंने संन्यास ले लिया तो ले लिया। तो जो चुनार का किला है, उनके भाई ने गंगा के किनारे उनके रहने के लिए बनाया कि आपको कोई असुविधा ना हो। और गंगा से चूंकि वो आते जाते थे, गंगा नदी उस वक्त जल ही एक माध्यम था, जल के ही साधन थे, तो उन्होंने वहाँ गंगा के किनारे चुनार का किला उनके लिए, मतलब सारे ऐशो आराम के लिए बना। हालांकि कभी राजा भर्तरी, सन्यासी कोई भी ऐशो आराम से नहीं रहता। आप जाइए कभी गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर देखिए, भव्य मंदिर है, उनका पूरा विशाल परिसर है। और आप यहाँ भी मुख्यमंत्री निवास देखेंगे, परिसर में भी लोग आराम से रहने के बजाय लोग सन्यासी के रूप में रह सकते हैं। उसके लिए मैं आपको भरत का किस्सा बताता हूँ। आप भरत जानते ही हैं कि भरत कभी वो पादुका, राम की लेके रहते थे और पादुका ऊपर रखते थे, और पादुका के पास गड्ढा खोद के स्वयं गड्ढे में रहते थे और वैसे ही मतलब बिना किसी ऐशो आराम के रहते थे। और भरत ही नहीं, एक किस्सा आता है उसमें कि अचानक एक दिन रात में कैकेयी सोई थी, छत पर उनको कुछ आहट मिली कि क्या है। तो फिर देखा वहाँ कि शत्रुघ्न की पत्नी टहल रही थी लगातार। तो उन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या है इतना टहल रही रात में। उन्होंने कहा, अरे इतने 12-13 साल हो गए थे। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न तो मिले ही नहीं हमसे। सोचिए, भरत तो वहाँ गड्ढे में थे और शत्रुघ्न भी महल छोड़ के बाहर है, माताओं से मिलते थे, पत्नी से नहीं मिले। और फिर खोजा उन्होंने जाके, तो रात में वो भरत के पास ही कहीं किनारे पड़े हुए थे वो भी। तो सोचिए, ये होता त्याग। योगी वह त्याग करते हैं जी। ये अपने योगी आदित्यनाथ उसी त्याग में है। उसी तरह आप देखिए ना, कितना जाड़ा पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, उनका वस्त्र बदलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस त्याग की प्रतिमूर्ति है। और मोदी भी उसी त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो दोनों ही त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। तो दोनों में विभेद खोजना, मतभेद खोजना, और दोनों ही देखिए देश के लिए लगे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने लिए लगे हैं। बाकी तमाम राजनीतिज्ञों की आप बात करें तो वो अपने पहले सोचते हैं, देश और समाज और पार्टी बाद में सोचते हैं। वो देश और प्रदेश ही सोचते हैं, कुछ और नहीं सोचते। आप देखिए ना, योगी जी अभी बीमार पड़े थे, कोरोना पॉजिटिव हुए, बावजूद उसकी, अच्छा पहली लहर में भी उनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन पर रो के ही रह गए, मीटिंग चालू रखी और वो पिता के शोक को भी उन्होंने अपने सीने में दबा लिया और नहीं गए वो। दूसरी लहर में खुद बीमार पड़ गए और क्वारंटाइन होके भी काम करते रहे और ठीक होते ही फिर जिले जिले का दौरा किया। तो क्या आपने नहीं किया? या अपने मुख्यमंत्री पद के लिए किया? उन्होंने जनता के लिए किया। और जगह जगह जब वो घूमे हैं तो देखिए व्यवसाय सीधे अपने आप ठीक हो गई हैं। बिल्कुल, तो ये आसान नहीं होता है। बिल्कुल दादा, आपने एक पूरे 2 सांकेतिक कहानियों के माध्यम से, उद्धरणों के माध्यम से उस पूरे प्रश्न को के उत्तर को सामने रख दिया, जो कि योग पथ से राजपथ की यात्रा को पूरी तरीके से समझा देता है। और मुझे लगता है कि जो नए उम्र के हमारे साथी हैं जो इस कार्यक्रम को देखेंगे या देख रहे हैं, तो उनको भी इस विराट जो एक आपने दृश्य खींचा, तो इसके बीच में तो जो छोटी छोटी राजनीतिक उथल पुथल है, उसके तो ये छोटे छोटे सवाल अपने आप दफन हो जाते हैं। लेकिन अब योगी जी योगीराज हैं, वो संत हैं, प्रधानमंत्री जी एक गृहस्थ संत हैं, यह ठीक है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हैं और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक एक समाज है जिसके एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसके कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो राजनीति पर जब हम बात करेंगे तो जरा सा उस पैमाने पर भी बात करना होगा। यदि सब कुछ इतना बड़ा है, सब कुछ इतना बड़ा है, था और रहने वाला है, तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री जी को लेके इतनी सब नकारात्मक वातावरण अचानक कुछ दिनों में कैसे उपज जाता है? आपको बताया ना कि त्याग बड़े बड़े हवा महलों को तोड़ देता है अपने आप। जो त्यागी होता है उस पर कोई दाग लग नहीं पाता है।
अभी तक तो दाग लगा नहीं। अब लेकिन राजनीति एक ऐसी शय है, राजनीति को कहा गया कि राजनीति वेश्या है जी। कोई आ जाए, कोई त्यागी आ जाए, योगी आ जाए, साक्षात भगवान आ जाए। राम भी राजा थे, और जब हम देखिए आज भी राजा राम की पूजा नहीं करते, हम वनवासी राम की पूजा करते हैं। तो जब आप राजनीति में आते हैं तो तरह तरह के सवाल तो खड़े होंगे आपसे। तमाम लोग आपके विचारों से, आपके फैसलों से मतभेद रखेंगे, स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा ही है। देखिए पहले भी हमारे भारत में, मैं भारत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिंदुस्तान शब्द या इंडिया शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत में पहले भी राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र हमेशा लोकतंत्र के ही रूप में था। हम अनेक किस्से पढ़ते हैं विक्रमादित्य से लेकर तमाम लोगों के, कि वो लोग वेश बदल बदल के जनता के बीच जाते थे और उनका दुख सुख जानते थे और उसका निराकरण करते थे जी। तो अगर योगी भी कोई राजा हो जाता है तो उस पर राजनीतिक प्रश्न तो आने स्वाभाविक है, वो आने ही चाहिए। अगर नहीं आते तो समझिए लोकतंत्र आपका मर गया है। अगर सवाल आ रहे हैं और सवाल चिपक नहीं रहे हैं तो समझिए कोई सवाल नहीं है, सिर्फ सवाल है ना। कि कहते हैं ना कि वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। सुना नहीं सुना? बिल्कुल बिल्कुल। यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। लेकिन सवाल ये नहीं, दुष्यंत कुमार का एक शेर और है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं राजनीति में जी। एक पत्थर भी उछालना है और व्यक्तिगत आलोचना को भी झेलना है। तो राजनीति का काम है, राजनीति जो है सत्ता के लिए होती है। सभी लोग त्याग के लिए, देश के लिए राजनीति नहीं करते। अब जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं योगी जी पर या उनके कार्यकाल पर, उनके क्षमताओं पर या उनके फैसलों पर, वो उनके फैसलों पर नहीं उनको दिक्कत है, उनको सत्ता पाने की जो ललक है, उनकी जो लालसा है, वह उनको परेशान करती है, उनको बेचैन करती है कि इस आदमी को कैसे परेशान किया जाए, कैसे तोड़ के रख दिया जाए। तो उनको लगता है सबसे आसान है मोदी और योगी के बीच मतभेद। अच्छा, मतभेद तो पिता पुत्र में होता है, पति पत्नी में होता है, कहाँ मतभेद नहीं होता है। तो उसका मतभेद का मतलब नहीं कि हम दुश्मन हो जाए। दादा यहाँ आपको रोकूंगा मैं जी, धृष्टता कर रहा हूँ रोकने की, लेकिन ठीक है आपने ये सारी बातें बताई। राजनीति में हैं, योगी हैं, संत हैं, लेकिन राजनीति में अगर हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं तो आरोप भी लगेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष आरोप लगाए, विपक्ष का काम है, उसका धर्म है, उसका राजनीतिक धर्म है कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक नेतृत्व को लेकर ये जो पूरा 20-25 दिनों का पूरा कथानक है, ये विपक्ष से नहीं शुरू होता है। अब ऐसे में एक शेर के माध्यम से मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगा कि महफिल, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स किसी और के कांधे पर खड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। राजनीति में कोई किसी के कांधे पर नहीं खड़ा होता। राजनीति जो भी कोई खड़ा होता है वो अपनी ज़मीन पर खड़ा होता है, और अगर अपनी ज़मीन पर खड़ा नहीं तो राजनीति में चल नहीं पाएगा जी। आप याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी तो भाजपा में सबसे निरापद व्यक्ति माने जाते थे जी। तो उनका भी विरोध हुआ है, बार बार विरोध हुआ है, पार्टी के लोगों ने भी विरोध किया और बाहर के भी लोगों ने विरोध किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार लोकसभा में भाषण में कहा था कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति तो अटल बिहारी वाजपेयी अच्छा है लेकिन पार्टी अच्छी नहीं है। तो उनका ये कैसे हो सकता है, पार्टी में मैं रहूँगा, पार्टी अच्छी नहीं हो, मैं गलत पार्टी में कैसे रह सकता हूँ? अगर आदमी अच्छा हो तो पार्टी भी अच्छी है। देखिए, मतभेद होना और सत्ता की लालसा रखना ये एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। और हर कोई यहाँ, कोई राजनीति में जब भी कोई आता है, चाहे योगी जी हो, चाहे कोई हो, या मोदी जी हो, या कोई भी हो, वो पूजा पाठ करने के लिए नहीं आया राजनीति में। राजनीति में सत्ता का भोग करने आया और जनता का दुख दर्द। अब सबको लगता है कि हम भी कर सकते, लेकिन बाकी लोग, मोदी और योगी के अलावा जो लोग तमाम सारी बातें करते हैं, वो सत्ता की पिपासा है, वो लालसा नहीं है। जैसे केशव मौर्य, इस सारा जो षड्यंत्र हुआ है पिछले 15-20 दिनों में या महीने भर में, ये सारा षड्यंत्र केशव मौर्य ने चलाया और पीछे से चलाया। राजनाथ सिंह ने उसको शह दी। और होता है ना कि राजनीति में जब आप रहते हैं तो फिर वही कि कुर्सी सबको अच्छी लगती है। वो तो जब सारा कुछ कर लेते हैं, आप सारा कुछ भोग लेते हैं, तब आप भरथरी की स्थिति में आते हैं। भरथरी जानते थे कि हम राजा और इस राजपाट का कुछ लेना देना नहीं रहेगा सबके समय, तब वो संन्यास की ओर आते हैं। आज की तारीख में सन्यासी अगर सब कुछ, ये भाई एक आदमी घर छोड़ के आया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पिता के मरने पर भी नहीं जा रहा है और मंदिर जरूर जाता हो। आप देख लीजिए गोरखपुर, हर हफ्ते 10 दिन वो मंदिर में, अपने गोरखनाथ मंदिर जरूर जाते हैं पूजा करने, वो नहीं छोड़ते हो।
तो बाकी चीज़ें तो कोई मतलब, अच्छा मोदी तो कहते हैं बार बार कि कभी भी झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा, तो मोदी भी त्यागी है और ये भी त्यागी है। बाकी सत्ता की पिपासा, मैं लालसा नहीं कह रहा हूँ, जी जी, सत्ता की पिपासा बहुतों को है, उसमें अखिलेश को भी है, वो मायावती को भी है, वो केशव मौर्य को, वो भी कोई पूजा पाठ करने सत्ता की राजनीति करना है, उनको भी लगता है कि हम अब, चूँकि पिछड़ों की राजनीति उत्तर प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत पहले से होती, कोई आज से नहीं, लोहिया के समय से पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई। लोहिया कहते थे 100 में 60, उस वक्त 100 में 60 मतलब 60% OBC है और 40% सवर्ण है, तो कहते थे हमारा ये राज होना चाहिए, लेकिन उस वक्त लोहिया उसको ठीक से नहीं कर पाए, और बाद में फिर जब मंडल लागू हुआ तो उस वक्त वो 100 में 60 जो है वो खड़ा हुआ और आरक्षण के बूते वो लोग आगे बढ़े, और आरक्षण का इतना उन्होंने दुरुपयोग किया, जी जी, सदुपयोग की तरह कि मुलायम या मायावती या अखिलेश, ये लोग एक जाति विशेष के नेता बन के रह गए, एक परिवार के नेता बन के रह गए। अब अगर अखिलेश से पूछ लीजिए कि चलिए आप पार्टी जीती आपकी आती है, क्या कोई नान यादव भी मुख्यमंत्री बन सकता है, वो चुप रह जाएंगे, उनके कार्यकर्ता उनके प्रवक्ता सब चुप रह जाए, वो जानते हैं उनके परिवार से ही जो बनेगा बनेगा। इसी तरह मायावती से कोई पूछ लेता है कि आपका उत्तराधिकारी कौन है, वो चुप रह जाती है, कहती है कोई उत्तराधिकारी नहीं जी, वो अपने भतीजे को हालांकि आगे लगातार बढ़ा रही है, लेकिन वो उत्तराधिकारी घोषित नहीं करती, क्योंकि सत्ता की पिपासा एक ऐसी चीज़ है कि वो बड़े बड़ों को विचलित कर देती है, विचलन के रास्ते पर वो कहते हैं ना, फिसल गए तो हर गए। सत्ता की आकांक्षा, देखिए 3 चीज़ें ऐसी हमारे भारतीय वाङ्मय में बताई जाती हैं कि औरत, दौलत और शोहरत, इन 3 से कभी किसी का पेट नहीं भरा। जी जी, आप प्राचीन काल से लेकर अब तक, मैंने कहा ना कि राम के वनवासी राम को हम पूजा करते हैं। एक देखिए रामायण में बहुत सारे पक्ष हैं, एक पक्ष कैकेयी का भी है। जी, लोग कैकेयी को खलनायिका बताते हैं कि उसने राम को वनवास दिला दिया, लेकिन कैकेयी का एक पक्ष यह भी है कि कैकेयी ने अगर राम को वनवास न दिलवाया होता तो राम क्या जो तमाम राक्षसों का अंत करके ताड़का से लेकर रावण तक का उन्होंने वध किया है, वो कर पाते क्या? कैकेयी का एक पक्ष है जो रामायण में बहुत दबे ढंग से आता है, वो कहती है कि नगर पर राज करने के लिए बहुत सारे लोग थे, वन पर राज करना बहुत जरूरी था, और वन में जो राक्षस उनको खत्म करना बहुत, इसलिए मैंने राम को भेजा। जी, मतलब कैकेयी का एक पक्ष ये भी है, लेकिन राम के गुणगान में वो सारी चीज़ें दब जाती, कैकेयी का वो पक्ष। और बाद में आपको याद होगा कि जब राम चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट पहुँचते पहुँचते दशरथ का निधन हो जाता है, तो चित्रकूट में ही निवास है उनका, पहला वनवास उनका चित्रकूट से शुरू होता है, और फिर पूरी अयोध्या पहुंच जाती है राम के पास कि अब तो दशरथ रहे नहीं, वापस चलिए। जी जी, तो राम का कहना नहीं, भले पिता नहीं रहे लेकिन उनका वचन तो है, उनको दिया गया वचन है, उस वचन को तो मुझे पूरा कर। राम इसीलिए राम है, और इसीलिए कहा गया है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनका पिता का जो को वचन दिया है कि वनवास 14 साल काटेंगे, भले पिता नहीं, उस वचन को तो हमें पूरा करना है। यही स्थिति है योगी और मोदी की भी, उनका वचन है कि जनता को हम मतलब जितना भला उनका कर सकते हैं, देश का प्रदेश का कल्याण करें, उनका वचन वहाँ है, उनका सत्ता नहीं है। सत्ता के लिए उनके पास अगर मोह होता तो जिस तरह को काम कर रहे हैं वो काम न करते, वो कुछ और काम करते। दादा, जिन पौराणिक उदाहरणों और संकेतों और बिंबों से आप इस राजनीति के मेरे छोटे सवालों को बांध रहे हैं वो अद्भुत है। और बातें आपने जिस 1-2 नामों के जिक्र के बाद, जहां आपने केशव मौर्य जी का जिक्र किया और राजनाथ जी तक भी, ये राष्ट्र इंडिया के इस मंच पर पिछले उत्तर प्रदेश में चल रहे पिछले 20-25 दिनों के इस तमाम मीमांसा और राजनीतिक मीमांसा के बीच ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है और एक नया दृष्टि है, एक नई दृष्टि, एक नया एंगल है। ऐसे में जो एक घिसा पिटा रिकॉर्ड जो पिछले 20-25 दिनों में घिस चुका है शर्मा जी का, देखिए उस पर क्या कहेंगे? लोग अरविंद शर्मा को नहीं जानते। जी, अरविंद शर्मा देवरिया के रहने वाले हैं, IAS गुजरात कैडर के अब थे। यहाँ फिर एक जनरल बाजार में ये तैराया जा रहा है कि वो मऊ के रहने वाले हैं। नहीं, लोग नहीं जानते भूगोल। जी अगर जी जी मऊ और देवरिया का बॉर्डर मिला हुआ है। जी जी, अब मऊ जो लोग कहते हैं वो जाने, अब मैं जो जानता हूँ, और ये भी दर्शकों के और तमाम लोगों के लिए वो एक नई देवरिया चीज़ के रहने वाले हैं और गुजरात कैडर के IAS हैं, और मोदी के साथ उन्होंने गुजरात में लंबे समय काम किया है, PMO में भी काम किया है।
अगर मोदी ने कुछ सोच समझ के ही भेजा है उनको, अगर वो VRS लेके वो समय से पहले रिटायर होके अगर वो आए हैं उत्तर प्रदेश में, तो मोदी ने ही जाहिर उनको भेजा है और मोदी के ही संकेतों पर वो MLC बने हैं। बाकी अगर उनका भी सहयोग योगी को मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं। अब वो मोदी जाने, राजनीति जाने उनकी कि क्यों भेजा उन्होंने जी। और अगर जिस तरह से लोग प्लांट कर रहे हैं कि वो मोदी के खिलाफ भेजे गए, अरे योगी के खिलाफ भेजे गए, वो गलत धारणा लोगों की। होता क्या है ना कि अगर जैसे बेटा होता है, अब कहते हैं ना कि बेटे का, बाप का जूता अगर बेटे के पाँव में आ जाए तो भाई तो वो अच्छा माना जाता है और सब लोग चाहते हैं कि बेटा आगे बढ़े। तो अच्छा, राजकाज और सत्ता संभालना एक आसान काम नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे सहयोगी होने चाहिए। अब जैसे केशव मौर्य जैसे सहयोगी तो नहीं होने चाहिए। केशव मौर्य तो लगातार हवा दे रहा है, अरविंद शर्मा हवा नहीं दे रहा। ये अरविंद शर्मा का भी जो मकड़ जाल है, ये केशव मौर्य का ही की देन है। अरविंद शर्मा ने तो एक बार फिर दोहराइए दादा, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। ये केशव मौर्य की वजह अरविंद शर्मा ने तो कभी कोई बयान दिया नहीं, कभी कुछ कहा नहीं। इत्तेफाक से अरविंद शर्मा से मेरी मुलाकात है, बहुत विनम्र आदमी। मैंने भी पूछा कि आप मंत्री कब बन रहे हैं, यही इत्तेफाक से डाली बाबू को घर अलॉट हुआ था, अभी 2 महीने पहले मिले थे जी। तो मैंने पूछा कि आ कब रहे हैं, उन्होंने कहा अभी तो मैं गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ और कुछ जिनको जो उस घर में रह रहे हैं उनको अभी कुछ समस्या है, तो जब खाली करेंगे आ जाऊँगा। तो एक कमरे के गेस्ट हाउस में जो आदमी रह रहा हो और IAS की नौकरी छोड़ के चला आया हो, तो कुछ सोच समझ के मोदी ने भेजा होगा। लेकिन अगर ये अरविंद शर्मा की बात आती है कि ये केशव मौर्य की उपज है कि ये बार बार ये है वो है, अरविंद शर्मा को मंत्री नहीं बनाना चाहते। अरे राजनीति एक सामूहिक फैसला होता है। देखिए, कहते हैं ना कि एक आदमी, कोई बंडल हो लकड़ी का, हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं किताबों में कि एक बंडल दिया गया एक आदमी को और एक नहीं तोड़ पाया एक साथ। जब अलग अलग वही डंडे करके दिए गए तो तोड़ता गया। तो जब समूह में कोई चीज़ होगी तो उसको आप नहीं तोड़ पाएंगे। तो मुख्यमंत्री एक अकेला नहीं होता है कि जो सरकार चलाए, उसके पास एक मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल में अगर सक्षम लोग हैं तो बुरा क्या है। अगर अरविंद शर्मा भी उसमें मंत्रिमंडल में आ जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है जी। मुझे तो लगता है केशव मौर्य को मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। इनको गलत बना दिया गया उप मुख्यमंत्री, क्योंकि सारी आग उन्हीं की लगाई हुई है और सत्ता की पिपासा में उनको OBC लगता है कि OBC के सबसे बड़े सरगना है, तो उनको गलतफहमी पार मतलब ये दूर कर लीजिए। OBC में तो फिर मुलायम सिंह यादव उनके बाप बैठे हुए हैं ना। जी जी। मुलायम सिंह यादव से बड़े OBC नेता तो नहीं है। अच्छा, OBC क्या स्वतंत्र देव सिंह OBC नहीं है क्या, कि और लोग OBC नहीं है? तो ये भ्रम पाल लेना। अच्छा, उसको चूँकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने सच तो यह है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग भाजपा में किसी ने शुरू की है उत्तर प्रदेश में, और सोशल इंजीनियरिंग नाम का शब्द अगर कहीं से आया तो वो गोविंदाचार्य एक भाजपा के ही नेता थे। उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग शब्द इस्तेमाल किया था और उन्होंने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में, उस वक्त चुनाव जितवाने में एक स्ट्रेटजी बनाई थी गोविंदाचार्य ने, और वहाँ से ये शब्द चला। अच्छा, मंडल से फ़ायदा, मंडल VP सिंह ने अपने लिए, VP सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो फाइल पे लिखा था उन्होंने कि मंडल सिफारिशें अगर लागू कर दी जाएंगी तो आग लग जाएगी उत्तर प्रदेश में जी। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों की वजह से उन्होंने लाल किले से मंडल सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया। उसका लाभ मुलायम और लालू जैसे लोगों ने लिया और उसको जातीय और भ्रष्टाचार के आंदोलन में मंडल को तिरोहित कर दिया। मंडल अब एक गाली है जी। मंडल जो है सवर्ण समाज में तो कम से कम मंडल आयोग एक गाली है। ठीक वैसे ही जैसे आप याद करिए, बिहार के एक मंडल थे, वो पाकिस्तान चले गए थे जी, मारे खारखाई में और सेकुलरिज्म में, और वहाँ मिनिस्टर भी बना गया। उनकी इतनी दुर्दशा हुई कि वापस आ गए और फिर वो गुमनाम मौत मर गए। बिल्कुल। तो मंडल आयोग भी अब अपनी अतियों पर जाके ख़त्म होने के रास्ते पर है। मंडल सिफारिशें, अब देखिए ना, सारे रोजगार तो अब चले गए प्राइवेट सेक्टर में जी। अब पब्लिक सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं, सारा सब कुछ तो आप क्या नाम प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं, और शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में है। आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर इतना सस्ता मोबाइल चला रहे हैं, BSNL का कोई चलाना क्यों नहीं चाहता? इसलिए कोई ठीक काम ही नहीं करता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने उनको बहुत तगड़ी मतलब कंपटीशन दे दिया है, नहीं उनको संभाल। अच्छा, सरकार का काम बिजनेस करना होता भी नहीं है जी जी। मैं तो कहता हूँ कि सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में डाल देनी चाहिए। सरकार का काम सिर्फ उनको कंडक्ट करना, उनको ठीक से गड़बड़ न करें, उनको संभालना। जो कहते हैं ना कि एक शासन व्यवस्था संभालना, उनका काम बिजनेस करना। जो भी व्यवसायिक चीज़ें वो सब प्राइवेट सेक्टर में जानी चाहिए।
तो प्राइवेट सेक्टर में जब चला जाएगा, सब चीज़ें चलिए, तो मंडल अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में या भारत में भी जातियों की राजनीति कभी ख़त्म नहीं होती जब तक ये चुनाव की वैतरणी रहेगी। तो केशव मौर्य को अगर लगता है कि वो पिछड़ों के मसीहा हैं, तो उनको यह गलतफहमी बहुत जल्दी दूर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो सोशल यूनियन की थी वो अमित शाह ने की थी जी। इनको ये प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, अच्छा उस प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये कहीं ज़्यादा जो कहते हैं ना सरकसी न करें, मतलब मनबड़ाई न करें, इसलिए इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के रखा गया कि आप शांत रहिए। उसको ये समझ नहीं पाए उस संदेश को, और उस संदेश का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। वह सोशल इंजीनियरिंग अमित शाह ने स्टार्ट की थी, फिर गोविंदाचार्य के बाद अमित शाह ने सोची नहीं। एक समय तो था कि भाजपा के यहाँ नामनेवा कोई नहीं रह गया था। अमित शाह अगर 2014 में इतनी सीटें न लाए होते लोकसभा की, तो भाजपा चाहे समाप्त प्राय हो रही थी। ठीक है, राजनाथ सिंह जिनको जो केशव मौर्य को लगातार शह देते हैं, यही साजिश राजनाथ सिंह ने एक समय कल्याण सिंह के लिए की थी, और कल्याण सिंह को तमाम बिलो द बेल्ट आरोप लगा के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बिलो द बेल्ट आरोप लगा के अटल बिहारी वाजपेयी के कान भरे और दुनिया भर की चीज़ें की, और अटल बिहारी वाजपेयी से गलत फैसला करवा दिया कल्याण सिंह को हटाने का। अच्छा, कल्याण सिंह फिर भी तैयार नहीं। अच्छा, कल्याण सिंह चूँकि आरएसएस के स्वयंसेवक थे और वो आरएसएस के अनुशासन में बचे थे, फिर उनके सामने एक राम प्रकाश गुप्त नाम की का एक सरल व्यक्ति और डमी व्यक्ति रख दिया गया। वो बुजुर्ग हो गए थे और उनके नाम पर फिर कल्याण सिंह सहमत हो गए। और वो जानते तो कल्याण सिंह थे, पूरी प्रदेश की जनता जानती थी राजनाथ सिंह शकुनी की तरह चाल चल रहे हैं। और फिर राम प्रकाश गुप्ता को हटा के खुद मुख्यमंत्री बन बैठे हो। इवन यहाँ तक कि जब ये अभी जब योगी चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त भी राजनाथ सिंह की इच्छा थी गृह मंत्रालय, तब वो गृह मंत्रालय छोड़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो मोदी ने उनको रोका कि नहीं, आपकी ज़रूरत यहाँ पे है जी। और फिर योगी को बना गया। पहले तो मनोज सिन्हा तय हुए थे, लेकिन योगी के पास विधायकों की ताकत ज़्यादा थी, है ना। विधानसभा में जिसके पास ज़्यादा विधायक उसी की ताकत। अब देखिए ना आप, लोजपा जो है ये रामविलास पासवान वाली पार्टी, उसमें सारे सांसद चले गए उनके भाई के साथ पासवान के, तो उनकी शक्ति हो गई है। चिराग पासवान ने इतनी मनबड़ाई कर दी, इतना ज़्यादा अति कर दी कि वो ख़त्म हो गए। अब वो चिराग पासवान को, अब राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं होती, लेकिन चिराग पासवान वर्तमान में अब समाप्त है। उनके पास अब कुछ नहीं है, ना वोट है। इतनी मनबड़ाई कर ली बिहार चुनाव, उन्होंने इतना ज़्यादा अपना नुकसान कर लिया। वो चिराग जो कहते हैं ना, आग लग गई घर के चिराग से, जी जी, तो उन्होंने अपने को ही जला लिया, अपने चिराग नाम से दादा। और उनके साथ नहीं, चिराग की बता रहा हूँ, चिराग मूलतः देखिए माता पिता दोनों माने जाते हैं, ठीक है। चिराग मूलतः पिता की तरफ से तो दलित है, माता की तरफ से दलित नहीं है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि पासवान की पहली पत्नी वहाँ मतलब आज भी वहीं पाई जाती है, नहीं आज भी वहीं पाई जाती है, वो प्रत्यक्षता है बिल्कुल। तो वो लोग उसको भी देख रहे हैं। चिराग इसलिए, चिराग ने जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जो रोल अदा किया, वो बार बार कहते हैं मोदी हमारे नेता ये है उनसे, और जिस तरह से भाजपा का और नीतीश कुमार का नुकसान किया, अब वो खुद अपने चिराग से आग लगा बैठे। जी जी। तो ये स्थिति यूपी में नहीं आनी चाहिए केशव मौर्य की वजह से। केशव मौर्य भी, इसीलिए मैं चिराग का नाम लिया मैंने। केशव मौर्य भी यहाँ जो रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त, जो भूमिका उनकी है, वो चिराग पासवान वाली भूमिका में आ गया हो। बहुत बड़ी बात कही आप। और चिराग पासवान को लगता था कि हम ही सब कुछ और दलित फैक्टर बहुत, तो वही स्थिति केशव मौर्य को अपनी जाति का दम हो गया, अपनी पिछड़े होने का दम हो गया। वो भूल गए हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी हैं, और उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड हो, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब अलग बात है, आपराधिक रिकॉर्ड वाले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन चुके, नहीं भाजपा में ये संभव नहीं है। जी जी, कम से कम भाजपा में तो ये संभव नहीं है। अब उनको पिछड़ी जाति के प्रतिनिधि नाते उनको बना दिया गया उप मुख्यमंत्री, लेकिन वो सपना तोड़ लेना चाहिए उनको, और राजनाथ सिंह के इशारे पर उनको नाचना बंद किया। अगर आज की तारीख में बहुत साफ बात कर रहा हूँ, अगर 2022 के चुनाव में योगी के बिना भाजपा जाएगी, तो जैसे कल्याण सिंह के बिना भाजपा गई थी, ठीक वही स्थिति भाजपा की, जैसे भाजपा साफ हो गई थी, फिर साफ हो जाएगी। ये बात लोग समझ नहीं पा रहे। आप याद कीजिए, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद वाली घटना घटी थी, जो ढांचा गिराया गया था, उस वक्त अटल, आडवाणी, कल्याण सिंह, ये तीन नाम लिए जाते थे। अटल आडवाणी बाद अगर तीसरा नाम कोई था तो कल्याण सिंह का नाम था। राजनाथ सिंह ने अपनी शकुनी विधि में, अपनी सत्ता की पिपासा में कल्याण सिंह को जिस तरह से ख़त्म किया, और कल्याण सिंह को नहीं ख़त्म किया, उन्होंने भाजपा को ख़त्म किया। ठीक वही इतिहास दोहराने का काम केशव मौर्य कर रहे थे योगी जी के बिना। अलग बात, योगी जी बहुत ही सॉलिड व्यक्ति हैं और वो इन सब चीज़ों से डगमगाने वाले नहीं हैं, योग जानते हो, और सत्ता के लिए वो पगलाने वाले नहीं, वो सत्ता पिपासा नहीं, उनके अंदर जनता की सेवा करने की जो भावना है
वो उनको सत्ता के साथ जुड़ती है। उनको सत्ता का मोह नहीं है, वो सत्ता का ऐश्वर्य नहीं ले रहा। केशव मौर्य के पास अब दबी जुबान बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके आने लगे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कर, वो सत्ता की पिपासा में है। योगी और मौर्य में ये सबसे ज़मीन आसमान का फर्क है। उनके पास पिपासा है सत्ता की और इनके पास अभिलाषा है जनता की सेवा करने की। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को लोगों को, भाजपा के लोगों को, प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ जाना चाहिए और लोग समझते हैं इस बात को, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। लेकिन ये कुचक्र अगर जो रचा गया है वही कल्याण सिंह के इतिहास की। तो कल्याण सिंह के साथ क्या था, वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, उस अनुशासन में बंधे थे। योगी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं है, उस अनुशासन में नहीं है, वो योग के अनुशासन में, नाथ संप्रदाय के अनुशासन में। और नाथ संप्रदाय वह संप्रदाय है जिसमें गुरु गोरखनाथ अकर्मण्यता के लिए अपने गुरु को भी क्षमा नहीं कर सकते। और उनका बहुत मशहूर है, भाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया कहते हैं। जाग मच्छंदर अपने गुरु को भी वो जगह देते हैं, कहते हैं जाग मच्छंदर गोरख आया। और मच्छंदर को गोरख के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि वो आलस में बहुत सारा नुकसान कर रहे थे। और फिर गोरख ने जो शक्ति पाई है और उस गोरखनाथ पीठ के से जो योग की शक्ति योगी आदित्यनाथ ने, वो सिर्फ राजनीति के लिए नहीं दी उन्होंने, प्रदेश के कल्याण की। राजनीति अपनी जगह, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन यह जो योग है ना, प्रजा की सेवा का योग, ये बहुत कम मिलता है। मैं बताऊं आपको, गोविंद वल्लभ पंत प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इसी निर्भीकता के साथ काम किया था जैसे योगी काम कर रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत लौह पुरुष कहे जाते थे। जी। और लौह पुरुष दो ही लोग, पटेल को भी कहा गया, सरदार पटेल को भी लौह पुरुष कहा गया, और गोविंद वल्लभ पंत को भी कहा गया। और गोविंद वल्लभ पंत वो भी पहाड़ से आते थे इत्तेफाक से। बिल्कुल। और एक घटना, कई घटनाएं है गोविंद वल्लभ पंत की। उनकी एक घटना है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि कुछ पहाड़ के लोग आए, उनको नौकरी देनी है। जी। तो पंत जी ने कहा कि नौकरी तो मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, अरे आप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मैं मंत्री बना सकता हूँ, कहो तो मैं मंत्री बना दूँ सबको, नौकरी देना मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम सिर्फ मंत्री नियुक्त करना, अपने पसंद के लोग मैं मंत्री बना सकता हूँ, तुम्हारी सिफारिश से मैं उसको मंत्री। उनका नहीं, मंत्री बनने लायक नहीं, वो कर्मचारी बनने लायक है। जी। तो उन्होंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, और उन्होंने मना कर दिया था। मैं जानता हूँ योगी के यहाँ भी बहुत लोग गोरखपुर से आते हैं, कहाँ नौकरी दे पाते हैं, यही काम और भी लोग करते रहे। तो ये आसान नहीं है। तो योगी भी वही काम कर रहे हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। योगी की दृढ़ता की एक नहीं अनेक मिसालें हैं। बिल्कुल। और एक नहीं अनेक फैसले हैं, मिसालें हैं, फैसले हैं। ये तमाम काम जो कर रहे हैं, और देखिए ना, गुंडा राज खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के अरबों की साम्राज्य ध्वस्त हो गया, उनकी संपत्तियां बुलडोजर से गिरा दी गई हैं। न कहीं कोई आंदोलन हुआ है, न कहीं कोई कोर्ट गया है, न कहीं कुछ हो गया है। मुख्तार अंसारी जैसा आदमी जो मायावती और मुलायम दोनों का, अखिलेश तीनों का प्रिय है, वो जेल में अपनी दिन गिन रहा है कि क्या करें क्या करें। आजम खान जैसा 420 आदमी भूमाफिया जो अपने बेटे को विधायक बनाने उसकी उम्र बढ़ा देता है, नाबालिग को विधायक बनवा देता है, वो फंस गया, उसकी जुबान को जैसे लकवा मार गया है। तो ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने जो कसा है ना, और कहीं कोई अपील लेके किसी कोर्ट नहीं गया, ना हाई कोर्ट गया, ना सुप्रीम कोर्ट गया, और ना कोई आंदोलन हुआ है। बिल्कुल। आप देखिए ना, तमाम सारे, अभी जो एक छोटी सी घटना घटी है, ट्विटर से लेके केंद्र सरकार का विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन योगी ने ट्विटर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया, और वह भी इम्यूनिटी खत्म होने के 24 घंटे के भीतर खत्म लिखवा दिया। और न सिर्फ इतना, ट्विटर एकदम फ्रेम में आ गया। और वो जिसने वो फेसबुक पर, ट्विटर पर जिसने विवाद फैलाया था, वो तुरंत अरेस्ट हो गया, आज अरेस्ट हो गया वो दिल्ली में। तो ये आसान फैसले नहीं है। पहले लोग डरते थे, अरे ओबीसी वाला, अरे ये मुसलमान है, अरे ये दंगा करा देगा, अरे ये फसाद करा देगा, इससे तो डर के रहो, इसको तो छूना ही नहीं। बिल्कुल। योगी ने जो है ताकत दिखाई ना कि किसी को भी अगर गलत है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उसको ख़त्म करने में देरी नहीं की। बिल्कुल। इस बात से तो उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है, जो जनता है, वो अच्छी तरह परिचित है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। तब से आपने जो विधायिका यानी कि सरकार, राजनीतिक सत्ता और उसके नेतृत्व, उस पर ये सारी बातों को बताया, और उस पर बड़े बेबाक तरीके से आपने जिन नए नामों और जिन नई दृष्टियों को दिया। आपसे चलते चलते सिर्फ अंत में एक लोकतंत्र के और बेहद महत्वपूर्ण घटक, जो कि राजनीति को आंकने का काम भी किया करता है और उसको साधने का भी काम किया करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। उत्तर प्रदेश के इस पूरे 20-25 दिन से चल रहे राजनीतिक वातावरण में जो राजनीतिक लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं, वो चलता है, लेकिन इसमें मीडिया की भूमिका को आप किस तरह से लेते हैं? चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो,
चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो स्थापित मीडिया हो, वहाँ भी तो सत्य का अन्वेषण होना चाहिए, असली कारण तलाशे जाने चाहिए, या सिर्फ कयासबाजी। एक भ्रम तो बिल्कुल दूर कर लीजिए जी। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ बतौर संविधान नहीं है। संविधान में हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें सिर्फ 3 स्तंभ हैं। ये चौथा फिर कब जोड़ा गया? कभी नहीं जोड़ा गया, आज भी नहीं जोड़ा गया है। 3 ही स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चौथा स्तंभ नहीं है, चौथा अतिक्रमण, कोई अतिक्रमण नहीं है। 3 ही संविधान की बात कर रहा हूँ मैं। संविधान में हमारे और देशों में है 4 स्तंभ। जी जी। हमारे यहाँ 3 ही पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा कोई स्तंभ नहीं है, ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं था। जी। आज की तारीख में या पहले भी मीडिया हमेशा पूंजीपतियों का स्तंभ रहा है, आज भी है, दुकानें हैं ये। अब तो पहले होता, अच्छा पहले भी पूंजीपतियों के ही अखबार थे, पूंजीपतियों के आज भी हैं, लेकिन पहले उनके यहाँ एक गरिमा थी और एक जो नैतिक मूल्य कहते हैं आप, वो भी था। आज भी कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन अब चूँकि विज्ञापन का जोर इतना ज़्यादा है, एक होता है ना कि अभी भी जान लीजिए बिरला की तिजोरी हिंदुस्तान टाइम्स से नहीं भरती। जी। ये भी जान लीजिए, आज तक जो चैनल है या NDTV है या तमाम सारे चैनल हैं, इनकी तिजोरी मीडिया से नहीं भरती। मीडिया एक बहुत छोटा उपक्रम है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में ये सब कुछ पोषित है। मैं बता रहा हूँ जी। तो आप अगर जैसे जाके कहीं से अनाज खरीद लाते हैं, कहीं से जूता खरीद लाते हैं, कहीं से कुछ खाने की चीज़, कुछ पहनने की चीज़ उठा लाते हैं, हीरा या सोना, चांदी, जेवरात, बर्तन, साइकिल, घोड़ा, गाड़ी, कार, जहाज, जो भी खरीद सकते हैं। उसी तरह आप अखबार को भी खरीद सकते हैं, अखबार के मालिक को भी खरीद सकते हैं। आप डरा के भी खरीद सकते हैं और पैसा दे के भी खरीद सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक समय यहाँ हल्ला बोल चलाया था और अखबारों के खिलाफ चलाया। बोल मुलायम हल्ला बोल। अमर उजाला नहीं, ये देखिए, बोल मुलायम हल्ला बोल नारा नहीं है, वो हल्ला बोल लोहिया का नारा है। हल्ला बोल नाम नहीं है उसमें किसी का। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, ये लोहिया का नारा हल्ला बोल, सिर्फ हल्ला बोल करते थे। जनेश्वर मिश्र बहुत आदरणीय नेता रहे हैं और बहुत अच्छे रहे। मुलायम की चमचाई में उन्होंने शुरू किया, बोल मुलायम हल्ला बोल। क्योंकि राज्यसभा की कुर्सी उनकी बची रहे, इसके लिए उन्होंने मतलब लोहिया के इस नारे को अपवित्र कर दिया। जबकि लोहिया इसको नहर आंदोलन से, दाम बांधों का, कई सप्त क्रांति कही जाती है, 7 सूत्र थे। दाम बांधों पर उन्होंने बहुत काम किया, नहर पे काम किया, तमाम गरीबी हटाने की बात करते थे। लोहिया के पास तो 2 कुर्ता पजामा होता था, एक जोड़ी, एक अटैची में एक रखते रहते थे, एक पहने रहते थे, वही 2 पहन के पहनते थे। लेकिन लोहिया के जो शिष्य आए, सारे के सारे नहीं, लेकिन लालू और मुलायम जैसे लोगों ने लोहिया को तिलांजलि दे दी और ये लोग मतलब भ्रष्ट होकर और तमाम संपत्तियां ही जोड़ी। आपको बताऊं, पता नहीं आप इसको लोगों को दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे, लखनऊ में एक विक्रमादित्य मार्ग है। जी। विक्रमादित्य मार्ग की सबसे बड़ी, विक्रमादित्य हमारे यहाँ सबसे बड़े राजा माने गए हैं और अभी भी विक्रम संवत हम लोग कहते हैं उनको। उस विक्रमादित्य मार्ग की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि विक्रमादित्य मार्ग के 3-4 घरों को छोड़ के सारे घर मुलायम सिंह यादव के परिवार के नाम है। कोई बताएगा इसको क्यों नहीं जांच करता, कोई क्यों नहीं इसका कोई मामला उठाता? एक घर उठा लीजिए। यदि आपने कहा है तो राष्ट्र इंडिया इसको दिखाएगा। बिल्कुल एज इट इज हम इसको दिखाएंगे। 1-2 उसमें विक्रमादित्य मार्ग पे जो सपा का दफ्तर है जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 1 रुपये की लीज पर है, 90 साल की 1 रुपये की लीज पर। और लीज किसके नाम थी? भगवती सिंह के नाम से थी। भगवती सिंह का अब निधन हो गया है। सरकार को चाहिए कि उस लीज को कैंसिल कर देना चाहिए। 1 रुपये सालाना लीज पर है जी। ये आसान है क्या? मुलायम सिंह ने खुद करवा लिया और विक्रमादित्य मार्ग के कारण 2-4 सरकारी छोड़ दिए, सारे घर उन्होंने ले लिए हैं। सारे व्यापारियों के घर से सब उन्होंने जबरदस्ती लिखवा दिया। सर इस और इतना नहीं, इस पे हम आपसे कमिट कर रहे हैं। मैं दूसरी बात इस पर हम एक पूरी अलग आप से चाहिए चर्चा तो करेंगे। रजिस्ट्री विभाग में जाके बिल्कुल RTI डाल के या एप्लीकेशन डाल के निकाले, सब मुलायम के, कोई डिम्पल के नाम मकान है, कोई शिवपाल की पत्नी के नाम है, कोई फलाने की पत्नी के नाम, कोई इसके पत्नी के नाम, कोई उसने इवन एक घर उसमें मेफेयर जो सबसे बड़ा यहाँ सिनेमा हॉल हुआ करता था, क्वालिटी रेस्टोरेंट, उनका घर था जी। और रात में वो रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी बुला के वहाँ उनके घर में वो लोग बताते थे, वो अधिकारी की साहब पत्तों की तरह लोग काँप रहे थे और उनका घर लिखवा लिया था मुलायम सिंह ने जी जी। और औने पौने पर मतलब घर में बैठा के रजिस्ट्री करवा ली। ये बात सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि
ऊपर की सर्किल में लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग अब यादव मार्ग है। वो पूरा सा कह ना 2-4-6 घर छोड़ के एक स्कूल है वहाँ पे, वो क्या नाम है, अवध कॉलेज है, और कुछ और 2-4 घर छोड़ के सब का सब मुलायम सिंह यादव के परिवार के नाम है। दादा ये तो नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो लोहिया के शिष्य कैसे हैं आपने मीडिया पर, मैं मीडिया के इस पूरे उत्तर प्रदेश मीडिया पे यार लोहिया के शिष्य हैं। तो जैसे उन्होंने सबके घर खरीद लिए, वैसे ही मीडिया को भी खरीद लिया। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो जब कोई अपनी सवाल पूछता था तो वो पूछते थे किस अखबार से हो, किस चैनल से हो जी, और वो फिर दफ्तर नहीं जाता था, उसको हटा दिया जाता। दफ्तर से फ़ोन आ जाता था कि मत आइए, इस्तीफ़ा भेज दीजिए या आप टर्मिनेट कर दीजिए। ये स्थिति थी। ये काम अखिलेश ने भी किया, ये काम मायावती ने भी किया जी। तो मीडिया अब एक दुकान है। जैसे बिजनेसमैन डर के अपना बिजनेस चलाता है, वैसे मीडिया भी। अच्छा, मीडिया में मैनिपुलेशन बहुत है जी। लोग के। अब देखिए ना, आप आज से 20 साल 25 साल पुराना अखबार उठाइए, आप देखेंगे कि ह्यूमन स्टोरी एक कही जाती थी। तमाम लोगों की दुख दर्द भी छपते थे, जनता के दुख दर्द छपते थे। खाली पॉलिटिकल खबरें और क्राइम की खबरें नहीं होती थी जी। कुछ पढ़ने लायक भी होता था, कुछ कल्चर, कुछ लिटरेचर भी होता था। बिल्कुल। आज का कोई अखबार उठा लीजिए, हिंदी का, अंग्रेजी का, किसी भाषा का, वो सिर्फ पॉलिटिक्स, क्राइम और सिनेमा जी या खेल, यही तो है। और कोई खबर नहीं, वहाँ कोई ह्यूमन स्टोरी नहीं, किसी का दुख दर्द नहीं है। रोज़ अखिलेश का 2 कॉलम 3 कॉलम रोज़ बयान छपता है। ऐसा कौन सा बयान देते हैं भैया, कौन सी खबर होती है रोज़? अच्छा, कभी किसी अखबार ने कंडम किया उन्होंने जब कहा था मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? कभी किसी अखबार ने संपादकीय लिखी, किसी ने मुहिम चलाई कि साहब आप गलत के, किसी सवाल भी नहीं पूछा, क्योंकि सवाल पूछने के बाद आप वहाँ पीट लिए जाते हैं बाहर निकलने पर। तो इसका क्या अर्थ है कि वर्तमान जो सत्ता है वो मीडिया, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये सत्ता पैसे वैसे तो विज्ञापन में भी खूब खर्च कर रहा है, लेकिन मीडिया मैनेज नहीं कर पा रहा है। इनके लोग मीडिया में नहीं हैं। ये मीडिया के लोग सिर्फ विज्ञापन देने से, अखबारों में रोज़ एक पेज, हर हफ्ते एक पेज का विज्ञापन दे देने से, और चैनलों पर हर 1 घंटे में एक विज्ञापन दे देने से मीडिया मैनेज नहीं होती। मीडिया मैनेज होती है जैसे संस्कार आप में धीरे धीरे दिया जाता है, वैसे ही मीडिया मैनेज होती है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी सरकार को मीडिया मैनेज नहीं करना चाहिए। मीडिया मैनेज करने का मतलब है कि आप गलत हैं। तो एक तरह से ये अच्छी परंपरा है वर्तमान सरकार नहीं की। तो विज्ञापन तो आप दे ही रहे हैं ना, तो मैनेज करने के लिए विज्ञापन दिया जाता है। तो सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं, जानकारी पहुंचाने तो कहते हैं ना कि अभी जैसे अखिलेश यादव ने स्लोगन दिया था, काम बोलता है जी, और काम इतना बोला कि अपने घर की टोटी टाइल उखाड़ लेगा। बिल्कुल। सब जानते हैं कि टोटी तो आप कहीं निकाल के कहीं लगा सकते हैं, टाइल कहीं की भी आप निकालेंगे और कहीं दूसरी जगह नहीं लग सकती। अच्छा, यह जलन नहीं थी, यह कोई तर्क नहीं होता कि साहब हमने अपने पैसे से लगवाया था और इसलिए हमने टाइल निकलवा लिए। टाइल निकालने बाद तो लगती नहीं। सच बात यह है कि वहाँ ब्लैक मनी रखी थी, उन्होंने इसलिए टाइल उखड़वाए, और टाइल उखड़वाए और उसको कवर करने के लिए टाइल टोटी भी उखाड़ ली उन्होंने। अच्छा, ये करने के लिए अगर ओबीसी वाली बुद्धि ना होती, यादव जो कहते हैं हमारे यहाँ आहिर बुद्धि ना होती, तो थोड़ी सी बुद्धि से काम नहीं होते, वहाँ टाइलें चुपचाप 2-3 दिन में लगवा दिए होते, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन इतना दिमाग काम नहीं किया, ब्लैक मनी ने दिमाग उनका भ्रष्ट कर दिया। उठा, अरे भाई इतना बड़ा होटल आप बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं? अच्छा, सरकारी घर में आप टाइल अपना लगा क्यों रहे थे? विक्रमादित्य मार्ग के जिस मकान में मुलायम सिंह यादव रहते थे, आप जाके देखिए, कभी भीतर मैं गया हूँ जी। रजवाड़ों का महल उस तरह से नहीं है जितना मेंटेन किया गया और सरकारी पैसे पे किया गया जी। और ठीक उसी के बगल में आपका घर अखिलेश यादव का, और वहाँ आपने उजाड़ दिया सब जी, क्योंकि वहाँ ब्लैक मनी रखी थी। अब अगर ये कोई वो थोड़ी गहरा बुद्धि से काम नहीं किया, एक तो निकालना ही था उनको, मान लीजिए छोड़ के भी चले जाते, और बहुत लोगों को मालूम था वहाँ गाड़ा गया, कोई धीरे से सुराग दे देता कि साहब यहाँ ब्लैक मनी है, वो खोदा जाता, तब तो उनकी ज़्यादा आफत थी। वो कह रहा बुद्धि से थोड़ा काम लिया होता, टाइल तो 2-4 दिन में सब खटखट लग जाता है, वो टाइल लगवा दिए होते, किसी को पता ही नहीं चलता। नहीं, दिमाग की बलियानी है, अहिर बुद्धि जो कहते हैं। तो उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया, टाइल उखाड़ के ले गए, और पता नहीं कहाँ लगवाया किसी ने। आज तक मीडिया ने पूछा कोई टाइल भैया कहाँ लगाई आपने? बिल्कुल, टोटी तो लगा लिया, वो टोटी तो लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये टोटी मेरी है। अरे भाई ठीक है, टोटी आज की तारीख में 500 में भी आती है और 50,000 में भी आती है, 1 लाख में भी टोटी आती है भाई। जब मीडिया सिर्फ इस बात में उलझाओ कि मुख्यमंत्री कब हटाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये खबरें प्लांट की जाती हैं। जी जी, ये चाहे भीतर से भाजपा के लोग प्लांट करें, चाहे बाहर के लोग प्लांट करें। राजनीतिक खेल तभी होता है जब प्लांट किया जाता है,
और नहीं होना होता चुपचाप हो जाता। नहीं, कौन नहीं जानता भाई, यूपी में सबसे पहले यहाँ जब मुख्यमंत्री की बात चली तो मनोज सिन्हा की बात चली थी, यहाँ तक कि वो खन्ना की बात चली थी, जो शाहजहाँपुर वाले, तमाम लोगों की बातें चली, योगी की तो बातें नहीं चली थी। योगी तो आखिरी राउंड में आए। आप याद कीजिए क्लिपिंग, उस वक्त वेंकैया नायडू आए थे पर्यवेक्षक बन के, योगी आगे आगे थे और वेंकैया नायडू उस वक्त तब उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, वो पीछे पीछे थे। और योगी ने कह दिया कि नहीं, क्योंकि विधायक योगी के पास ज़्यादा थे। योगी को लोग, पूर्वांचल के लोग देख रहे थे मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के नाम पे वो चुनाव जीता गया था। भले नाम आगे नहीं किया गया था, घोषित नहीं किया गया था। योगी जितना प्रचार करते, योगी आज भी कहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, तमिलनाडु में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, बिहार में चुनाव, हर उड़ीसा में चुनाव, योगी तो हर जगह भेजे जाते हैं भाई। बिल्कुल, अमित शाह से ज़्यादा योगी भेजे जाते हैं, आप हर प्रदेश में भेजे जाते हैं। सबने देखा है लगातार। मोदी के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई जाता है तो योगी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि योगी की स्वीकार्यता है। योगी की स्वीकार्यता सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, योगी की स्वीकार्यता इसलिए भी है कि वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और हर जगह नाथ संप्रदाय के लोग हैं, इसलिए भी वोट देते हैं और योगी को लोग पसंद करते हैं। योगी पे आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सकता। बिल्कुल, आप सपने में भी नहीं लगा सकते। तो ये आसान है क्या? कभी आप इस अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे, कभी उस अधिकारी के खिलाफ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। ये सब चीज़ें मीडिया में हमेशा प्लांट की जाती हैं। और टाइम में जैसे छपवा देना, न्यूज़वीक में छपवा देना, ये सब भी प्लांट किया जाता है भाई। आप जब ट्विटर में चीज़ें प्लांट कर सकते हैं, ट्विटर में है ना वो सुगता आ गई हैं, वो अपने को बहुत बड़ी कॉमरेड समझती हैं, तो वहाँ आप जब रीच सबकी कम कर दे रहे हैं या कुछ और कर दे, ये तो होता ही है। जैसे ट्रेन चलती है ना या जहाज़ चलता है,